कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और उससे पहले आप सभी मित्रों को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ जो भी परीक्षार्थी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोगों के लिए वर्ष 2023 बहुत ही अच्छा साबित हो और सभी लोग अपनी अपनी सफलताओं को प्राप्त करें। और हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा ना गया हो तो परेशान ना होइए, मेरा भी हूँ, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। मेरा भी ज़्यादा खास नहीं गया है, ठीक है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं 2023 हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। ठीक है मित्रों, चलिए आज चालू करते हैं फिर से अपनी क्लास में। बच्चों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। आज उसका एक नया स्टेप है, आज हम लोग नई चीज पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए आइए चलते हैं। तो मित्रों राजनीतिक व्यवस्था में अगर बात करते हैं तो इकाई की बात करते हैं तो उस समय वैदिक सभ्यता एक तरह से जो समाज थे वो एक कबीलाई समाज में विभाजित थे। ठीक है, कबीलों में विभाजित होने के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता था, कबीलों में विभाजित थे। ठीक है, तो उस समय जो कबीलाई समाज था उसकी जो इकाई थी पित्त सत्रात्मक समाज था, मतलब जो समाज था पित्ता उसमें मुख्य होता था। तो पित्त सत्रात्मक परिवार ही कबीलाई समाज की एक मूलभूत इकाई थी। ठीक है, यह आधारभूत इकाई थी। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में आर्यों के बारे में तो जो वैसे बता चुके कि ये आर्य जो थे वो बाहर से आए थे और उनके विषय में अलग अलग मतभेद थे, किसने क्या बोला कहाँ से, लेकिन अधिकतर लोग अगर बात करते हैं आर्यों का आगमन मैक्स मुलर ने जो सिद्धांत दे दिया मध्य एशिया का, तो उसी से लोग अधिकतर जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऋग्वेद समाज जो था उसमें आर्य 5 कबीले होने के कारण इनको हम लोगों ने पंचजन कहा। ठीक है, तो ऋग्वेदी समाज में आर्य के 5 कबीले थे, इसी कारण को पंचजन कहा गया है। ठीक है, और वो पंचजन कौन से, पहले अनु, द्रु, यदु, पुरु, तुर्वस, ये 5 जन थे आर्य लोग, अनु, द्रु, यदु, पुरु, तुर्वस। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं कि राजनीति के अंदर और क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। जब कई परिवारों को इकट्ठा कर लिया जाता था तो वो कहलाता था ग्राम। ठीक है, जब कई परिवार इकट्ठे हो जाते थे, अभी जैसे बताया कि परिवार पित्त सत्रात्मक समाज था और परिवार उस समय की मूलभूत आधारभूत इकाई थी। और जब कई परिवारों को इकट्ठा कर लिया जाता था उन सारे परिवारों को मिलाकर बनता था ग्राम। ठीक है, और इसका जो मुखिया होता था ग्रामणी कहलाता था। ठीक है मित्रों, क्या कहलाता था, ग्रामणी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आर्यों के निवास स्थल की। तो जैसा कि पहले बता चुका हूं कि जो आर्यों का मुख्य निवास स्थल था जो कि ऋग्वेद में वर्णित है वो था सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो जब कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिए कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। उसके बाद आगे आर्य लोग जो और आगे बढ़ते गए, फिर ऋग्वेद में ही पता चलता है कि जो आर्यों का सबसे पवित्र स्थल था वो था आपका ब्रह्मर देश। ब्रह्मर देश जो कि मध्य प्रदेश को कहा गया, और जो ब्रह्मर देश था वो सरस्वती और द्वादशी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वह ब्रह्मर देश कहलाया है और ये क्षेत्र सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। जैसा कि बताया कई परिवारों के एक समूह होता था, उसको मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का जो मुख्य व्यक्ति होता था, जो मुखिया होता था वो ग्रामीण कहलाता था। ठीक उसी प्रकार जब काफी गांवों को इकट्ठा कर लिया जाता था तो उसे कहते थे विश्व। ठीक है मित्रों, और जो विश्व का मुखिया होता था उसे कहते थे विश्वपति। फिर और आगे की बात करते हैं, जब कई विषयों के समूह को इकट्ठा कर लिया जाता था तो इसके बाद जो इकाई बनती थी उसे कहते थे जन। तो कई विषयों के समूह को कहते थे जन और इसका जो मुखिया होता था वो कहलाता था जनपति या राजा। ठीक है, तो ग्राम, विश्व, जन ये मुख्यतः उच्चतर इकाई थी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो राजा था, ठीक है मित्रों, जो राजा था देश या राज्य के लिए, राजा के लिए जो पद था वो अनुवांशिक पद था और उस समय के राज्य को देश या राज्य कहा जाता था, राष्ट्र भी कहा जाता था। और जो राजा का पद होता था अनुवांशिक होता था। हालांकि अनुवांशिक होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं था, उस पर अंकुश रखने के लिए कुछ राजनीतिक इकाई भी थी, जैसे कि सभा हो गई, समिति हो गई, विदव हो गया। ठीक है, तो ये राजा पर अंकुश रखती थी, ये इससे कि राजा निरंकुश ना हो सके।
और उस समय राजा का पद चूंकि वंशानुगत था तो ये काफी अपना प्रभाव रखता था अपने क्षेत्र में, अपने कबीले में बहुत अच्छा प्रभाव रखता था। और इसका प्रमुख कार्य होता था युद्ध में अपनी जनता की या अपने समाज की देखभाल करना या उसकी रक्षा करना अपनी प्रजा की, और वो केवल युद्ध से संबंधित ही होता था। इसका मुख्य कार्य युद्ध करना होता था, समाज की रक्षा करना, लेकिन वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। याद रखिएगा मित्रों, ऋग्वैदिक समाज में जो राजा था उसका मुख्य काम होता था युद्ध करना, अपने समाज की अपनी प्रजा की रक्षा करना, और ये भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था। ठीक है। भूमि की समाज की रक्षा के एवज में राजों को बहुत सारी बलि दी जाती थी। बलि का मतलब यहाँ बलि देने से नहीं है, यहाँ देने का मतलब है यहाँ राजस्व मिलता था जो बलि के रूप में होता था या भेंट के रूप में होता था। ठीक है। और जैसे कि बताया राजा पे नियंत्रण करने के लिए कुछ इकाई होती थी जो अभी मैंने बताया, सभा, समिति, विदत, और एक और होती थी गण। ठीक है। आइए मित्रों अब उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सभा की। तो सभा एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अपने महत्व रखती थी, और इसका स्वरूप जो था राजनीतिक थोड़ा कम था, और इसके जो सदस्य होते थे उनकी उम्र मूलतः 50 से 70 वर्ष के बीच में होती थी। ठीक है मित्रों, 50 से 70 वर्ष के बीच में। और ये जो होते थे मुख्यतः जो सदस्य चुने जाते थे इसके अंदर सभा के अंतर्गत, ये कुलीन होते थे, या इनको वृद्ध कह सकते हैं, या संभ्रांत कह सकते हैं, या श्रेष्ठ लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा सभा के अंतर्गत वृद्ध जनों को लोग चुना जाता था, जिनको कुलीन भी कहते थे, संभ्रांत भी कहते थे, वृद्ध श्रेष्ठ भी कहते थे। ठीक है। और इनकी आयु मुख्यतः 50 से 70 के बीच में होती थी। ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आती है समिति। जो समिति थी अगर देखें मित्रों तो ये केंद्रीय नियंत्रण पर और राज्य को चलाने वाली एक प्रमुख केंद्रीय संस्था थी समिति। ठीक है। इसके जो सदस्य होते थे समाज के होते थे, सामान्य लोग होते थे। ठीक है। और ये नीति विषयक प्रमुख निर्णय इसी संस्था द्वारा लिया जाता था, मतलब समिति द्वारा लिया जाता था। ठीक है। और इसका एक और कार्य होता था, ये राजा की स्वच्छता पर अंकुश रखती थी, मतलब राजा अगर निरंकुश होता था तो ये उस पर अंकुश लगाती थी। इसके अलावा जो समिति का प्रमुख कार्य होता था, अगर देखते हैं राजा अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको राजा को उसके पद से हटाने का अधिकार भी समिति के पास था। ठीक है। और ये प्रमुख केंद्रीय संस्था थी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है। और इस समिति के मुखिया को ईशान कहा जाता था। ठीक है मित्रों, ईशान कहा जाता था। और इसके बाद हम बात करते हैं विदत की। तो विदत की अगर बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सबसे प्राचीन संस्था थी राजनीतिक व्यवस्था में वो विदत ही कहलाती थी। अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि अथर्ववेद में उत्तर वैदिक आते आते विदत का क्या हो गया था, अंत हो चुका था। और इसके संबंध में अथर्ववेद में विदत के समापन पे दुख जताया गया है, शोक जताया गया है। ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था की जो सबसे पहली इकाई थी विदत, वो समाप्त हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। इसके संदर्भ में अथर्ववेद में दुख व्यक्त किया गया है। ठीक है। इसी संबंध में और चीज आती है सभा और समिति की। तो अथर्ववेद में यही चीज बताया गया है मित्रों कि सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति मतलब राजा की दुहिताएं कहा गया है। दुहिताओं का मतलब होता है पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके प्रमुख अधिकारियों की। अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद से ही हमको पता चलता है कि ऋग्वेद में प्रमुख 3 अधिकारियों का वर्णन है। पहला होता था पुरोहित, दूसरा होता था सेनानी, तीसरा होता था ग्रामीण। ठीक है मित्रों। अगर बात करते हैं हम लोग पुरोहित की, तो पुरोहित का प्रमुख धार्मिक काम होता था, धार्मिक कार्य करना। इसके अलावा ये जो होता था मंत्री भी होता था राजा का, और युद्ध में राजा के साथ होता था, और राजा का परामर्शदाता होता था युद्ध के समय, और उसको निर्णय लेने में मदद करता था। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सेनानी। इसको ये सेना नायक होता था, या कह सकते हैं सेना का प्रमुख होता था। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आपका आता है ग्रामीणी। ये जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि जो ग्रामीणी था वो गांव का मुखिया होता था, और ये प्रशासनिक और सैनिक कार्य दोनों करता था। ठीक है। तो ये प्रमुख 3 अधिकारी थे।
इसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ इकाइयां भी थी, सैनिक इकाइयां, जैसे सर्द व्रातगण। सर्द व्रातगण ये मुख्यतः सैनिक इकाइयां थी। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं वंश की। तो आर्य समाज में कुछ वंश होते थे, जिनमें से दो प्रमुख वंश थे। अगर बात करते हैं भरत वंश और त्रिशु वंश की, तो ये आर्य वंश से संबंधित थे और इन दोनों वंशों से संबंध रखते थे पुरोहित वशिष्ठ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि त्रिशु और भरत वंश से संबंधित कौन से पुरोहित थे, तो उनसे दोनों संबंधित पुरोहित वशिष्ठ थे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, दशराग का युद्ध। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, दशराग का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसके दो कारण है। पहला तो ये कि संभवतः ये जो दशराग का युद्ध था विश्व का प्रथम युद्ध था, मतलब सबसे विश्व में प्रथम युद्ध होने की जानकारी हमें दशराग युद्ध से ही मिलती है। और ये जो युद्ध लड़ा गया था दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था। एक तरफी त्रिशु वंश के राजा सुदास थे और दूसरे तरफी 10 लोगों के एक दूसरा वंश था, जिसमें 5 आर्य थे और 5 आर्योत्तर वंश के थे। ठीक है, तो दशराग का युद्ध लड़ा गया था राजा सुदास और 5 आर्यों और 5 अनार्यों के अनार्य या आर्योत्तर वंश के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में राजा दशराग की जो सुदास की थी उसकी विजय हुई थी। और ये जो युद्ध था पुरुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो दशराज का युद्ध था दो लोगों के बीच लड़ा गया था, दो ग्रुप के या दो वर्गों के बीच में। पहले ग्रुप में राजा सुदास थे जो त्रिशु वंश से संबंधित थे और दूसरे तरफी थे 5 आर्य और 5 आर्योत्तर। ठीक है, और ये युद्ध पुरुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, सुदास नाम है, दशराज ने राजा सुदास। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि जो 5 आर्योत्तर थे उनमें 5 नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनमें कौन से थे। तो याद रखिए कि जो 5 अनार्य या 5 आर्योत्तर जो लघु जनजातियां थी उन्होंने इसमें भाग लिया था। ये 5 अनार्योत्तर में वो थे अनिल, पथ, विलासन, शिवी और विषाणी। ठीक है, अनिल, पथ, विलासन, शिवी और विषाणी ये 5 लघु जनजातियां थी जिन्हें 5 अनार्य या आर्योत्तर कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते कुछ वंशों में आपस में समझौता हो गया था या विलय हो चुका था, तो उनसे कुछ नए वंशों की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी संदर्भ में तो देखते हैं, अगर भरत और पुरु की बात करते हैं तो भरत और पुरु वंश में समझौता हो गया था, जिसके कारण एक नया वंश आया था जिसे कहते हैं कुरु वंश। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर और बात करते हैं तुर्वस और कृवि, ये दोनों वंशों में आपस में विलय हो गया था और एक नया जो वंश बना था मित्रों वो वंश कहलाया था आपका पांचाल वंश। ठीक है, पांचाल वंश। अब इसी संदर्भ में और आगे बढ़ते हैं, पांचाल की बात आई तो उस समय 2 वंश थे, कुरु वंश था और एक ये पांचाल वंश। जैसे ही बताया कुरु और पांचाल वंश, ये उस समय आर्य सभ्यता के अंतर्गत सभ्यता के प्रतीक थे, मतलब ये संस्कृति और समृद्धि के लिए विख्यात थे, ये सबसे सक्षम लोग थे। ठीक है, और यहाँ का जो क्षेत्र था समृद्धि और संस्कृति से पूर्णतः परिपूर्ण था। ठीक है, अगर और बात करते हैं और इसका पूरा व्याख्यान या वर्णन है उपनिषद में मिलता है कि पांचाल और कुरु अपने उस समय के सबसे समृद्धि और संस्कृति संपन्न प्रदेश थे। इसके अलावा अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में 2 देशों का नाम आता है, एक अंग आता है, एक मगध आता है। ये सुदूरवर्ती देश थे और ये आर्य क्षेत्र के बाहर थे। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, तो हम लोग अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख अधिकारियों की। जैसा कि मैंने बताया कि प्रमुख 3 यहाँ पे थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, सेनानी और पुरोहित, 30 नंबर पर ग्रामीण आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अधिकारी होते थे जो राज्य के संचालन में भाग लेते थे और इनको रत्निन कहा जाता था। इनको कहा जाता था रत्निन। इनका प्रमुख कार्य होता था जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक के समय ये 12 के 12 रत्निन वहां पे उपस्थित होते थे। ठीक है, इन 12 रत्नों की बात करते हुए इनमें मुख्यतः सूत हो गए, रथकार हो गए, कर्मकार हो गए, स्पस हो गए, पुरुष हो गए, मध्यम से हो गया, पश्चिमनाक हो गया, अछवा,
पालागल, भागदौड़ और छदया छठी। तो ये प्रमुख अधिकारी थे जिन्हें रत्न कहा जाता था और ये राजा के राज्याभिषेक के समय वहां पे उपस्थित होते थे। आइए अब इनके विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सूत की, रथकार की, करकाई में अगर बात करते हैं पुरब, ठीक है। अगर बात करते हैं पुरब की, तो जो पुरब था वो दुर्गपति होता था या दुर्ग का मुखिया होता था और ये दुर्ग की रक्षा के साथ साथ सैनिक कार्य भी करता था। दूसरे नंबर पे आता आपका स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होता है मित्रों गुप्तचर, और इसका प्रमुख कार्य होता था राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले विरोधियों की सारी जानकारी रखना और उनके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा हो राज्य के विरुद्ध, उसके विषय में सारी जानकारी राजा को देना होता था, ठीक है। इसके अलावा स्पष्ट का एक काम और होता था मित्रों, इसका प्रमुख कार्य होता था सामान्य जन पे नजर रखना और ध्यान देना कि कहीं समाज में ऐसी कोई घटना तो नहीं घट रही जो राष्ट्र के हित के विरुद्ध हो, या समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो राजा के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हो, या फिर कोई ऐसी बात जो राजा के हित के विरुद्ध हो। तो ये सारी जानकारी स्पष्ट राजा को देता था, ठीक है। और ये मुख्यतः गुप्तचर थे। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्राजपति की, तो जो ब्राजपति होता था वो मुख्यतः गौचर भूमि का मुखिया होता था या उसका प्रमुख अधिकारी होता था। गौचर भूमि मित्रों आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे गायों को चराने वाला स्थान होता था जानवरों का, जहाँ पे घास आस होती थी और जानवर चलते थे, तो उस पूरे क्षेत्र का अधिकारी कहलाता था आपका ब्राजपति, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं एक और शब्द आता है उग और जीवग्रह। ये जो विद्वान थे ये भी पुलिस कर्मचारी होते थे, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं मध्यमसी की, तो ऋग्वेद में मध्यमसी का भी वर्णन मिलता है। मध्यमसी जो होता था इससे सिद्ध होता है कि उस समय जो भी निर्णय लिए जाते थे ग्राम में या छोटे छोटे क्षेत्रों में, वो पंचों की सहायता से लिए जाते थे, ठीक है। तो मध्यमसी का अर्थ हो गया पंचों द्वारा लिए जाने वाला निर्णय, ठीक है, जो आज भी लिया जाता था, आज भी गांव क्षेत्र में होता है। जब कोई ऐसा बवाल हो जाता है या कोई ऐसा गंभीर मामला हो जाता है जिसके लिए हम लोग कोर्ट कचहरी जाना नहीं जाते हैं, तो समाज के जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे तो 5 लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है आज भी, और सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से किसी गंभीर विषय में अपना निर्णय देते हैं और बाकी सबको स्वीकार करना पड़ता है। और ये प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है, ठीक है। ये व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही पंचजन की, तभी कहा गया पंच निर्णय। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न विनायक की, तो जो प्रश्न विनायक होता था मित्रों ये न्यायाधीश होता था आज के समान, जैसा जो आज के न्यायाधीश होते थे उन्हीं के समान उस प्रश्न विनायक कहा जाता था न्यायाधीश को। और इसका प्रमुख कार्य होता था किसी भी प्रकार के झगड़ों का निवारण करना। जब पंच निर्णय द्वारा या कुछ ऐसे अपराध होते थे जो बहुत उच्च लेवल पे थे और जिनका निर्णय बड़ा कठिन हो जाता था, तो ये सारे निर्णय राज्य के अंतर्गत न्यायाधीश के पास होते थे और न्यायाधीश जो होता था इन सारे विवादों का निपटारा करता था, ठीक है। तो प्रश्न विनायक का प्रमुख कार्य होता था समाज में विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करना, और इसका प्रमुख कार्य आज के न्यायाधीश के समान था, ठीक है। अगर बात करते हैं रत्नों की, चूंकि पहले बता चुके हैं कि रत्नियों की संख्या 12 थी और इसका वर्णन हम लोग मित्रों 33 और 70 ब्राह्मण में बखूबी मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सूत की, तो जो सूत होता था राजा का प्रमुख अक्षार्थी होता था, या जिस रथ पे राजा जाता था उस रथ का ये सूत संचालक होता था। उसके बाद बात करते हैं छता या छती की, तो छता या छती मित्रों क्या होता था, प्रतिहार होता था। मतलब ये हुआ कि ये द्वार रक्षक होता था, मतलब द्वार की रक्षा करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता था वो आपका प्रतिहारी कहलाता था। फिर अगली बार आता है अक्षवाप, तो अक्षवाप का मित्रों क्या काम होता था, इसका प्रमुख कार्य होता था आय व्यय की गणना करना, उसके विषय में सारी जानकारी लिखित रूप से रखना, और जब भी राजा इसके विषय में जानकारी मांगना चाहे तो उसको देना, ठीक है। इसका आज का आधुनिक रूप देखें तो जो लेखाधिकारी अकाउंटेंट होते हैं
ये और अक्षभाव ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। जैसे अकाउंटेंट का काम होता था सारे लेखे की बारीक से बारीक जानकारी रखना और मांगे जाने पर देना और कुछ भी गड़बड़ी होने पर उसको प्रस्तुत करना, ठीक वैसे अक्षवा का काम होता था। ये लेखाधिकारी था और ये आय व्यय की बहुत ही गहराई से जांच पड़ताल करता था। फिर अगली बार बात करते हैं भागदूत की। तो भागदूत अर्थमंत्री होता था दोस्तों, और इसका वही कार्य होता था जो आज के जमाने में वित्त मंत्री का होता है, ठीक है। तो भागदूत जो क्या होता था, एक तरह से अर्थमंत्री था। आगे बात करते हैं पालागल की। तो पालागल में एक उन 12 रत्नों में से एक था और इसका मतलब होता है विदूषक। विदूषक का मतलब होता है राजा का मित्र, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं पट्टामहिषी। पट्टामहिषी भी एक प्रमुख पद था और ये जो राजा की मुख्य रानी होती थी, प्रधान रानी थी, उसको ही कहा जाता था, ठीक है, पट्टाभी महिषी। मतलब सारी रानियों में जो प्रमुख रानी हो, सर प्रमुख हो, उसे पट्टाभी महिषी कहा गया है। तो ये अधिकारी थे 12। इसके अलावा 2 और अधिकारियों का वर्णन मिलता है मित्रों। 2 वो अधिकारी थे, एक था स्थपति, एक था सतपति। अगर हम बात करते हैं स्थपति की, तो राजा का जो सीमांत प्रदेश था मॉडर का, तो उसका एक प्रमुख अधिकारी होता था जो उस पर पूरा अपना अधिकार क्षेत्र जमाए रखता था, उसकी सुरक्षा करता था, उसे ही हम लोग कहते हैं स्थपति, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है सतपति। ये जो सतपति नामक अधिकारी होता था, ये 100 ग्रामों का अधिकारी होता था, ठीक है। तो जो सतपति होता था 100 ग्रामों के ऊपर का जो प्रमुख अधिकारी है वही शतपति कहलाता है। तो ये थे प्रमुख अधिकारियों के बारे में और 2 अनधिकारी। अब बात करते हैं जनों की। तो जैसे कि पता है कि 5 जन मुख्य थे, तो इन जनों का निवास क्षेत्र कहाँ था, चलिए आप उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भरत की। तो जो भरत वंश था, इसका जो निवास स्थल था सरस्वती और यमुना का जो मध्यवर्ती देश था, मध्यवर्ती प्रदेश, वो था। दूसरे नंबर में मित्रों आता है आपका पुरु। तो बच्चों जो पुरु है उसका निवास स्थल कुरुक्षेत्र है और ये हरियाणा में पड़ता है और यहाँ पे ही महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के संदर्भ में याद रखना कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, ठीक है। तो पुरु के जो निवास स्थल था कुरुक्षेत्र है। अब बात करते हैं त्रिशु की। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दशरथ का जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो पुरुषिया रावी नदी तट पे हुआ था और जो सुदास राजा था इसी त्रिशु वंश से संबंधित था, ठीक है। और इसका जो निवास स्थल था, इसका जो क्षेत्र था रावी नदी के पूरब में स्थित था, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि जब दशरथ के युद्ध में 5 आर्यतर जनजातियां थी, लघु जनजातियां थी, जैसे कि अनिल, पक्त, बिलाशिन, शिवी और विशालिन। ये क्या थे, लघु जनजातियां थी और इन्होंने दशरथ युद्ध में राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध किया था लेकिन हार गए थे, ठीक है। इनका जो निवास स्थल है सिंधु नदी के पश्चिम में काबू नदी के तट तक था, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं मित्रों लास्ट में कि जैसे कि सुदास ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उसके बाद युद्ध जो लड़े उनमें से कुछ जनों का और नाम आया है। इन जनों में मुख्यतः अजय थे, सिगारू थे, यक्ष थे, इन जनों का भी नाम आता है। तो मित्रों ये था आज का राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वैदिक सभ्यता की। अब इसके बाद हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे। इसके बाद ये पूरा चैप्टर ऋग्वैदिक का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक में आएंगे, फिर उत्तर वैदिक काल में जानेंगे कि वैदिक काल से आते आते उत्तर वैदिक तक आते आते दोनों के बीच में क्या परिवर्तन हुआ, किस देवता ने कौन सा महत्वपूर्ण स्थान लिया और कौन सा देवता गौड़ हो गया, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है जो आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।